हेलो नमस्कार बच्चों, आपका तिरुपति कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में आज हम लोग लेखा शास्त्र एक परिचय इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगी कि लेखा शास्त्र क्या, हमारे बही खाते का इतिहास क्या है। सेकंड, लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन, इन तीनों में क्या रिलेशन है ये बताऊंगी। थर्ड, आपको लेखा शास्त्र का अर्थ बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका लेखांकन का अर्थ, विशेषताएं, इसके उद्देश्य ये बताऊंगी। फिर पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है, एंड लास्ट बही खाता व लेखांकन में अंतर। मतलब आज हम लोग इतनी चीज़ें कवर करने वाले हैं, कोशिश तो करेंगे, देखते हैं कितना हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे स्टार्टिंग जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो करेंगे लेखा शास्त्र का इतिहास, ठीक है ना। आपको जैसे मैंने बताया कि जो हमारे लेखा शास्त्र है जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं, तो उसका जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, तो ये 15वीं शताब्दी के अंत में, जब 15वीं शताब्दी ख़त्म हो रही थी उस समय इसका प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। हमारे जो लेखा शास्त्र हैं, जो हमारा बही खाता है, उसके जो जन्मदाता हैं, इसे जिसके मतलब कह सकते हैं कि इसके जो पिता हैं वो लुकास पेसियोली हैं, जो एक गणितज्ञ थे। ये इटली, हमारा जो देश है, उसके वेनिस नगर के थे, ठीक है ना। इन्होंने सन 1494 मतलब 1494 में एक पुस्तक लिखी थी, डी कम्पेसेट स्क्रीचर्स। ये लेकिन लैटिन भाषा में थी। ये जो इनकी पुस्तक थी ये लैटिन भाषा में थी। फिर 1543 में इसको अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया था, ठीक है ना। मतलब जो ये थे, चूँकि ये इटली के थे, इन्होंने लैटिन भाषा में इस बुक को लिखा, लेकिन अब लैटिन भाषा तो किसी को समझ में आती नहीं है, तो देन 1543 में इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया ताकि लोगों को इसका मतलब समझ में आए। तो इसमें जो आपका इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं। केवल जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लुकास पेसियोली जो इसके जन्मदाता कहे जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी चीज़ है लेखांकन, लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन, इसका रिलेशन, मतलब इन तीनों में क्या रिलेशन है अपन ये देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको देख सकते हो कि मैंने सर्कल बना रखा है, ठीक है। तो इस सर्कल को 3 भागों में डिवाइड कर, एक बड़ा सर्कल, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जो आप समझ लीजिए, जो ये बड़ा सर्कल है ना, ये हमारा लेखा शास्त्र है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो हमारा पूरा अकाउंट्स है वो पूरा इसी में समाहित है, ठीक है। जैसे आप लोग रामायण वगैरह पढ़ते तो आपने देखा होगा उसमें कई अध्याय होते हैं, और फिर उसके अध्यायों के अंदर वो कैसे बनता है, छंद या दोहे से बनता है। इसी तरह जो ये हमारी कह सकते हैं पूरी रामायण है, वो क्या है, लेखा शास्त्र, जो बाहर का सर्कल है, इसके अंतर्गत सब कुछ समाहित है, ठीक है। जो हमारा लेखांकन और पुस्तपालन वो लेखा शास्त्र का ही एक अंग है, ठीक है। ये इन दोनों के अंतर, ये दोनों लेखा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद आता है लेखांकन, लेखांकन के अंतर्गत हमारा क्या आता है, पुस्तपालन, और जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी पुस्तपालन होती है, ठीक है। तो बिना पुस्तपालन के लेखांकन नहीं कर सकते हो, बिना लेखांकन के हमारा पूरा लेखा शास्त्र मतलब अकाउंट्स नहीं तैयार होगा, ठीक है। मतलब सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ओके। तो हम 2 चीज़ें देख लिए हैं। पहला हमने देखा एक तो अपना लेखा शास्त्र का इतिहास, दूसरा हमने देखा लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन में संबंध, ठीक है ना। आई होप आपको इतने 2 टॉपिक तो समझ में आ गए होंगे। थर्ड, फिर मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो है आपका लेखांकन, ठीक है ना। लेखांकन किसे कहते हैं, लेखांकन की क्या विशेषता है, और लेखांकन के उद्देश्य, ठीक है। तो लेखांकन की जो हमारी परिभाषा है उसमें हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ है हमारा लेखांकन एक प्रक्रिया है। अब लेखांकन एक प्रक्रिया क्यों, क्योंकि ये एक रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे होती है। ऐसा नहीं है कि कोई हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक दिन के लिए बनाते हैं कि हमने एक दिन बना लिया और हमारे अकाउंट्स बन गए, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स हमको पर डे मेंटेन करने पड़ते हैं, मतलब आज कल, फिर साल भर, फिर 2 साल, जब तक हमारा बिजनेस चलेगा तब तक हमको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। मतलब ये एक रेगुलर प्रोसेस है, मतलब ये हमने बनाया और ये एक सर्कल में प्रोसेस हमारी लगातार चलती रहती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है समस्त मौद्रिक लेन देन। जो हमारे अकाउंट्स हम किसका बनाते हैं, लेखांकन हम किसका करते हैं, जो हमारे मुद्रा से रिलेट करते हुए ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो मुद्रा से संबंधित होते हैं, केवल हम उन्हीं अपने लेन देनों को, ट्रांजेक्शन्स को हम लिखते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, पुस्तकों में सर्वप्रथम लिखना।
जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, अपने जर्नल्स में लिखते हैं या फिर सहायक बहियों में लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कैसे करेंगे, खाता बही या फिर लेज़र जिसको हम कहते हैं। आपको पता होगा अलग अलग बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रय के अलग, विक्रय के अलग, क्रय बही, विक्रय बही, तो उन सब के अलग अलग खाता बही बनाए जाते हैं जिसमें उन सबको अलग अलग व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। एंड थर्ड है हमारा, फिर देखिए सारांश। सारांश हम किसको कहते हैं, तलपट, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो गणितीय संबंधी शुद्धता के लिए बनाया जाता है, जिससे हमको पता चल सके कि हमारे ट्रांजैक्शन सब सही चल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एंड लास्ट होता है अंतिम परिणाम, ठीक है। अंतिम परिणाम के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं फाइनल स्टेटमेंट, 3 चीज़ें हम बनाते हैं। एक तो होता है हमारा सब पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, एंड तीसरा बैलेंस शीट होता है। आपके लिए ये तीनों ही वर्ड्स एकदम नए होंगे बिकॉज ऑफ आप पहला या दूसरा आपका वीडियो हो तो आपको इतना समझ में भी आएगा नहीं, भी बुक पढ़ना शुरू किया है आपने, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बुक पढ़ेंगे, जैसे जैसे इन चैप्टर्स के बारे में आगे जानते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब ये तो हम लोगों ने, मैं आपको एक मोटा मोटा बता दी, अब लेकिन हम लोग चलते हैं अपनी बुक की तरफ, ठीक है। अब बुक में कैसे, बुक की लैंग्वेज को भी देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम ये देखते हैं हमारा बुक। लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेखांकन से आशय पुस्तकों में निश्चित विधि से नियमानुसार एवं नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन, वर्गीकरण, अभिलेखन को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, संक्षिप्तीकरण समराइजिंग करना तथा परिणामों की व्याख्या या निर्वाचन करने की कला है। मैंने आपको भी बताया, जैसे देख ही सकते हो आप लोग कि हम लोग लेखांकन के बारे में मैंने आपको बताया कि कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए, सेकंड मौद्रिक लेन देन, वही चीज़ें हमने इसमें, अब ये हम डेफिनेशन रूप में देख रहे हैं, ठीक है, कि जो भी पुस्तकों में हम निश्चित विधि से, अब ये निश्चित विधि और नियमानुसार का क्या मतलब है, तो जो भी हम अकाउंट्स अपने मेंटेन करते हैं वो कंपनी एक्ट 1956, जो कि अभी हमारा 2013 में फिर से रिन्यू किए गए, वापस कुछ उसमें थोड़ा नए कुछ एक्ट और ऐड किए गए कुछ में, तो इतना तो आपको समझ में आया। मैंने अभी आपको जो बताया वही चीज़ आपको परिभाषिक शब्दों के रूप में है कि आप जो भी कंपनी एक्ट है हमारा 1956 कंपनी अधिनियम, उसमें जो भी नियम दिए गए हैं, ठीक है ना, जो उसमें रूल्स बताए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें पुस्तकों में निश्चित विधि से नियम के अनुसार मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहार, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे व्यवहार जिसको हम मुद्रा के रूप में, मतलब जो फाइनेंस के रूप में हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी से व्यवहार कर रहे हैं या किसी को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी, और हम उसको नहीं लिख सकते, जो मुद्रा के रूप में हो व्यवहार केवल उन्हीं को लिखना है। उनका अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग करना है, उसके बाद उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट संक्षिप्तीकरण समराइजिंग करना है, और परिणामों की व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लेखांकन। इसमें आप लोगों को पता है जैसे कि सबसे लेखांकन के बारे में समझने के बाद बेटा अब हम लोग लेखांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लेखांकन की विशेषताएं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि लेखांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वित्तीय व्यवहार एवं घटनाएं, लेखा करना, वर्गीकरण, सारांश, विश्लेषण एवं व्याख्या, संप्रेषण। अब इसको हम लोग अलग अलग समझते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका, वित्तीय व्यवहार एवं घटनाओं का निर्धारण, या घटनाएं जो भी हैं उनको निर्धारित करना, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। तो लेखांकन के अंतर्गत बेटा हम केवल उन्हीं व्यवहारों और घटनाओं को शामिल करते हैं जो वित्तीय या वित्त से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। तो हमें ये पहचानना है, ये चिन्हित करना है कि हम जिन भी घटनाओं को लिख रहे हैं क्या हम उनको मुद्रा में माप सकते हैं क्या, ठीक है। सेकंड है लेखा करना। तो अब जब हमने देख लिया कि हाँ ये मौद्रिक व्यवहार ही हैं हमारे, ये जो घटनाएं ये मौद्रिक हैं, ट्रांजेक्शन्स है ना, इन्हें हम लेखा पुस्तकों में लिखेंगे,
फिर उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग आपको पता है सबसे पहले हम किस में करते हैं, जनरल्स में करते हैं। थर्ड है आपका वर्गीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था व्यापार में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ये खतौनी करना इसे हम कहते हैं, या फिर खाता बही, अलग अलग जो बहियाँ होती हैं उनमें लिखना। देखिए जैसे सबसे ज़्यादा जो मेजर काम होता है वो क्रय और विक्रय का होता है, ठीक है। फिर जैसे आपने क्रय किया तो फिर कई बार क्रय वापसी भी होती है, विक्रय वापसी भी होती है। आपकी संस्था में माल कितना है तो हम लोग गुड्स का अकाउंट भी बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पूंजी कितनी है, फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, आपकी संस्था में फर्नीचर कितना, मतलब अलग अलग तरह के जितने भी हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो जो संपत्तियाँ हैं, दायित्व, हर किसी के अलग अलग खतौनी होती है, अलग अलग खाते बनते हैं। तो ये हमारा किस में आता है, वर्गीकरण में आता है, ठीक है। एंड फिर आपका फोर्थ है सारांश। सारांश का मतलब क्या होता है, समराइजिंग। मैंने आपको बताया था सारांश में हम लोग क्या सब चीज़ें देखते हैं, मेनली जो होता है वो इसके अंतर्गत तलपट बनाना, हमारा ये सारी चीज़ें। तलपट में क्या होता है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस जिसको कहते हैं, तलपट जो आपका रहता है, जो गणितीय संबंधी अशुद्धता होती है, जैसे जब हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं तो कई बार मैंने आपको बताया ना, अकाउंट्स हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली पर लिखते हैं, कई बार क्या होता है लिखने में मिस्टेक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग बनाते हैं सारांश, तो वहाँ पे पकड़ में आती हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, अगर हो गई है तो उसको कैसे सुधारा जाए, ये सारी चीज़ें। फिर एंड आपका है विश्लेषण एवं व्याख्या। विश्लेषण और व्याख्या में आपका जो आता है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाना, फिर देखना कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी हमारी संपत्तियां हैं, उसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और उसकी व्याख्या। कि आपने देखा होगा ना कि जो कंपनियां रहती हैं, तो जब हम लोग का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, और आपको एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों को ये तो पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से होता है। तो जो आप लोगों का एक तो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, उस टाइम पे इनकम टैक्स की डेडलाइन होती है, बैंक वाले जो होते हैं वो भी अपना ईयर एंड करते हैं, सभी कंपनी वाले करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो वो क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, याद रहेगा ना सभी को। एंड लास्ट है संप्रेषण, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी संस्था होती है तो संस्था के बारे में जो भी जानकारियाँ रहती हैं वो अपने हितग्राहकों को सूचनाएं देती हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, आप उनके बहुत सारे शेयर धारक होते हैं, तो वो सब जानना चाहते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें पता चलती हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो लेखांकन का अर्थ और लेखांकन की विशेषताएं, ये 2 पॉइंट्स तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा लेखांकन के उद्देश्य, ठीक है ना। तो अब हम लोग लेखांकन के उद्देश्य देख लेते हैं। लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन क्यों किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला उद्देश्य जो होता है हमारा वो होता है लाभ हानि ज्ञात करना, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वित्तीय वर्ष, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अंत में हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये देखना, ठीक है। सेकेंड है हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लेखांकन के द्वारा व्यापार की संपत्ति और दायित्व, इनका ज्ञान हमको आसानी से हो जाता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उस समय हम ये देखते हैं कि हमारा व्यापार किस स्थिति में है, ठीक है। एंड थर्ड है व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेखांकन का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी हमारे व्यवहार हैं वो सब लेखांकन नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से व्यवस्थित ढंग से पुस्तकों में लिखे जाएं, ठीक है, ताकि कभी भी कोई छल कपट की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वैधानिक रूप से भी आवश्यक है ना। फिर आपका है फोर्थ पॉइंट, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो आपका
क्या कहना चाहिए, एक तरह से हमें वैधानिक रूप से भी आवश्यक है कि हमें अपने जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार हर कंपनी को अपने लेखांकन के नियमों का पालन करते हुए बनाना अनिवार्य है। इवन ऑडिट कराना, अंकेक्षण कराना भी ज़रूरी होता है ना। अब ये तो होगी कंपनी की बात। अब इसी तरह साझेदारी फर्म हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो या जो अपना अकेले एक व्यापार कर रहा है, उनके लिए ये ज़रूरी तो नहीं रहता है ऑडिट वगैरह कराना, लेकिन लेखांकन कर निर्धारण के लिए आवश्यक है। जो उनको टैक्स भरना पड़ेगा तो उसके लिए भी तो आवश्यक है ना, कि जब वो अपने अकाउंट्स बनाएंगे तब तो उन्हें पता चलेगा कि हम लोग ईयर एंड में किस स्थिति में हैं। ठीक है। एंड लास्ट है आपका वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा। फिर लेखांकन का जो सबसे कहना चाहिए एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि व्यवसाय के जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक होती है, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, इवन जो आम जनता होती है, उन सभी को कोई अगर आवश्यक निर्णय लेने होते हैं तो वो वित्तीय आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। किससे? अपनी जो अकाउंट्स की बुक्स होती है उनके थ्रू। तो यहाँ तक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड जो लास्ट है हमारा टॉपिक आज का, वो है बही खाता और लेखांकन में अंतर। ठीक है। तो अभी तक तो आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि पुस्तपालन किसे कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गया लेखांकन की बात जो आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। जो पुस्तपालन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बही खाता भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है बुक प्लस कीपिंग। ठीक है ना। बुक कीपिंग का मतलब होता है लेन देन, लेन देनों को पुस्तकों में लिखना। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बुक में दिखा देती हूँ। वेट अ मिनट। ठीक है। तो बही खाते को हम पुस्तपालन भी कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बुक प्लस कीपिंग। इसका मतलब क्या होता है? लेन देनों को पुस्तकों में लिखना। व्यवसाय में कई प्रकार के मौद्रिक लेन देन होते हैं जिसे व्यवस्थित रूप से पुस्तकों में लिखना अनिवार्य होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बही खाता कहते हैं। जब भी कोई बिजनेस में पहला ट्रांजेक्शन होता है, जो बेसिक जो हम पहले बुक्स में लिखते हैं जनरल, वो क्या हमारी रहती है? बही खाते के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अगर हम ये कई राइटर्स के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं। मैं आपको यहाँ एक राइटर की बताती हूँ, जैसे कार्टर हैं। बही खाता उन समस्त व्यापारिक लेन देनों का उचित ढंग से लेखा करने की कला एवं विज्ञान है जिसके फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य का हस्तांतरण होता है। ठीक है ना। आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, आपको जिस भी राइटर की डेफिनेशन याद हो जाए ईजिली, क्योंकि आपको ये कंपलसरी है। एक तो आपको लेखांकन की कम से कम 2-3 डेफिनेशंस और इसी तरह बही खाते की 2-3 डेफिनेशंस याद ही होनी चाहिए। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। वैसे बुक्स में आपको ये मिल जाएगा, तो आपको जिस भी राइटर की ये याद हो जाए वो आप याद कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है वो है बही खाता एवं लेखांकन में अंतर। अच्छा, अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है बही खाता और लेखांकन में अंतर। देखो, दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि बही खाता क्या होता है वो भी आपको पता है, लेखांकन क्या होता है वो भी पता है। ठीक है ना। तो हम लोग ईजिली, देखो आप लोगों ने क्या है 10th तक जो भी पढ़ा होगा उसमें हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ में डिफरेंसेस हमको लिखना होता है हम लोग सिंपल लिखते जाते हैं। लेकिन 11th से क्या है कि हम लोगों को अंतर किस आधार पे लिखना है, मतलब जो भी आप डिफरेंस दे रहे हैं उसका एक कोई ना कोई कीवर्ड होता है, उसको हम लोग अंतर का आधार बनाते हैं और लिखते हैं। देखिए, जैसे जो फर्स्ट है इसका क्या लिखा हुआ है? आशय। आशय का मतलब क्या होता है? मीनिंग। बही खाते से आशय व्यापारिक लेन देनों को नियमानुसार हिसाब की पुस्तकों में लिखने से है। लेखांकन से आशय बही खाते की सूचना से अंतिम खाते बनाना एवं व्यापारिक निष्कर्ष ज्ञात करना। इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सब बही खाता क्या होता है? जो हमारी जो सबसे पहली जैसी ट्रांजेक्शन होता है ना, जो हिसाब की पुस्तकों में हम लिखते हैं, वो किस में लिखते हैं? बही खाते में। और फिर इससे हम सूचना लेके किसको बनाते हैं? बही खाते से सूचनाएं लेके अंतिम खाते बनाते हैं। अंतिम खाते में हमारा क्या आता है? हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आती है। ठीक है ना। आप समझ गए ना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा क्षेत्र।
बही खाते का क्षेत्र लेखांकन की तुलना में सीमित है। अब चूंकि बही खाता लेखांकन का ही एक अंग है, मैंने जब आपको सर्कल वाली चीज़ें बताई थी 3 बता के कि लेखा कर्म, लेखांकन और बही खाता, तो किसके अंतर्गत कौन सी आती है। तो जो आपका बही खाता है, जिसको हम पुस्तपालन भी कहते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे सीमित है, ठीक है ना। और लेखांकन का क्षेत्र बही खाते की तुलना में वृहत है या व्यापक है। तीसरा है कार्य। बही खाते का कार्य लेन देनों का कार्य होता है। जैसे जो भी आपके व्यापार में ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसे जनरल्स में लिख लेते हैं। तो ये सिर्फ इसमें लेन देनों का लेखा करते हैं हम लोग। और लेखांकन में क्या होता है, इन लेन देनों का जो होता है उसका विश्लेषण किया जाता है। ओके। फोर्थ है निर्भरता। बही खाते का कार्य लेखांकन पर निर्भर नहीं है, अर्थात यह एक स्वतंत्र कार्य है, क्योंकि सबसे पहले हम कौन सा काम करते हैं, बही खाते को बनाते हैं, इसलिए ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। लेकिन जो लेखांकन का कार्य है वो पूरी तरह से बही खाते पर निर्भर करता है। जब तक हम जर्नल्स नहीं बनाएंगे तब तक फिर हम आगे कार्यक्रम कैसे करेंगे, है ना। फिर आपका नेक्स्ट है यंत्रों का प्रयोग। तो बही खाते के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल कंप्यूटर का युग है, तो आप किसी भी शॉप में जाएं, किसी भी व्यापार में जाएं की जगह बिजनेस प्लेस में जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो वो कंप्यूटर में ही सीधे एंट्री फीड करते हैं आजकल, है ना। इवन आपने देखा होगा कि जो आपको रसीद भी देते हैं वो भी कंप्यूटर सिस्टम से निकाल के देते हैं। और आजकल क्या, अब हमें कैश भी नहीं देना पड़ता है, हम लोग एटीएम कार्ड, पेटीएम, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब हम यंत्रों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेखांकन जो है, तो लेखांकन भी आपका, इसका कार्य यंत्रों की सहायता से नहीं किया जा सकता। वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। मतलब जो भी हम लोग फीड करते हैं जनरल एंट्री, जैसे आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हैं जैसे टैली वगैरह, अभी आप लोगों के जो इसमें 5th यूनिट है वो ऑलरेडी कंप्यूटर से रिलेट करती है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट है योग्यता। तो बही खाता बनाने के लिए एक सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है। देखिए जैसे आप लोग अभी कॉमर्स पढ़ रहे हैं 11th-12th में, ठीक है ना, तो आप चाहें तो आप लोग खुद भी कुछ समय बाद क्या होगा कि आप खुद भी अकाउंट्स लिख सकते हैं बही खाते। लेकिन जो लेखांकन रहेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा मास्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर शुद्धता की जाँच। तो जिस दिन शुद्धता की जांच में क्या होगा कि इसके द्वारा किए गए लेखों की शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती। उसका रीज़न क्या है कि मैंने आपको बताया कोई भी सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति लिख सकता है बही खाता। मान के चलो कि जिससे हमें लग रहा है कि इसको हमें डेबिट में लिखना चाहिए, हो सकता है वो क्रेडिट में लिखा जाए, तो ऐसे कोई गारंटी नहीं रहती कि ये शुद्ध है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लेखांकन बनाते हैं तो तलपट बनाते हैं, तलपट में हम गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका है लेखा का समय। तो बही खाता किस दिन लिखते हैं, जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है हम तुरंत बही खाते में लिखते हैं। लेकिन जो हमारे अंतिम खाते हैं ना, तो अंतिम खाते तैयार करते समय ही लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। और ये कब होता है, जब ईयर एंड होता है या फिर जब हम लोगों को क्लोज करना रहता है उस समय, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका समायोजन, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। बही खाते में समायोजन के कोई लेखे नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हमारा एक ही कार्यक्रम होता है, वो है जनरल लिखने का। लेकिन लेखांकन में समायोजन होते हैं। जब आप लेखांकन करते हैं ना, उस समय एक आता है, जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, तो जो भी अगर आपको कोई भी मिस्टेक्स समझ में आती हैं तो अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो ये सब जब हम लोग अंतिम खाते बनाते हैं वहाँ पे करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका समाप्ति। तो प्रारंभिक लेखा हो जाने के बाद बही खाते का काम समाप्त हो जाता है। बही खाता मतलब जैसे हमने जनरल में एंट्री करके अपनी ख़त्म करी और वहीं पे बही खाते का काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो लेखांकन है उसका काम वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और लेखांकन कहाँ पे समाप्त होता है, जब हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं लास्ट, तब यहाँ पे हमारा लेखांकन का कार्यक्रम समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब सिर्फ इस जो हमारा चैप्टर है इसमें मुझे आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है, वो है आप लोगों का एक तो लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन है ये बताने हैं, और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है बात, वो लेखांकन शब्दावली,
ठीक है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो वर्ड्स हैं जैसे व्यवसाय, व्यापार, पेशा, नगद व्यवहार, उधार व्यवहार, आहरण, माल, क्रय विक्रय, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जब तक आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे आप अकाउंट्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब आपको उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे आगे करेंगे। तो जो अगला वीडियो रहेगा हमारा तो वो लेखांकन उपयोगकर्ताओं के ऊपर प्लस हम लोग जो कीवर्ड्स रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।